तो भारत का जो नया बजट आया है वो सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। असल में ये देश में बिजनेस करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत बड़ा वादा है। पर सवाल ये है कि क्या ये वादा पूरा हो पाएगा। आज इसी पर बात करेंगे और केंद्रीय बजट 2026-27 के उन बड़े प्रस्तावों को समझेंगे जो कारोबार की दुनिया में कह सकते हैं एक नई क्रांति ला सकते हैं। तो इसे समझने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर बिजनेस करना इतना मुश्किल है क्यों, वो कौन सी दिक्कतें हैं जो रास्ते में खड़ी हैं। फिर बजट का एक्शन प्लान क्या है, मतलब सरकार इन मुश्किलों से निपटने के लिए क्या करने वाली है। इसके बाद देखेंगे कि इन बदलावों का असर क्या होगा, दूर तक क्या फर्क पड़ेगा, और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये प्लान सच में जमीन पर काम कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर भारत में बिजनेस करना इतना मुश्किल क्यों है। उन असली चुनौतियों को देखते हैं जिन्हें ये बजट अपने दावों के मुताबिक जड़ से खत्म करने वाला है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले टर्म से करते हैं, ग्लोबल कैपिटल स्ट्राइक। मतलब सीधा सा मतलब है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत में पैसा लगाने से कतरा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। अगर आप पिछले 5 साल के आंकड़े देखें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लगभग 0 रहा है। और ये एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन है, क्योंकि यही पैसा है जो देश में नई नौकरियां लाता है, तरक्की लाता है। तो हमारी इकोनॉमी में असल में रुकावटें हैं कहाँ? अच्छा, अगर बिजनेस करने वालों की बात करें तो उनके लिए अलग अलग टैक्स अधिकारियों से डील करना ही एक बड़ा सरदर्द है। इससे लागत बढ़ जाती है। निवेशकों के लिए, जैसा हमने देखा, विदेशी निवेश का माहौल एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। आम लोगों की बात करें तो अपनी प्रॉपर्टी बेचने जैसे सीधे साधे कामों पर भी टैक्स के नियम इतने उलझे हुए हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता। और तो और हमारी जो टैरिफ पॉलिसीज हैं वो कई बार अपने ही देश के मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचा देती हैं। और हेल्थ केयर की बात तो है ही, जहां कैंसर जैसी बीमारियों का महंगा इलाज परिवारों की कमर तोड़ रहा है। और अब ये आंकड़ा देखिए, 93%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये उन आम इन्वेस्टर्स का प्रतिशत है जिन्होंने डेरिवेटिव्स जैसे बहुत ही रिस्की मार्केट में अपनी मेहनत की कमाई गंवा दी है। ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर कह रहा है कि बाजार में सुधार की कितनी ज्यादा जरूरत है, ऐसे सुधार जो छोटे इन्वेस्टर्स को बचा सकें। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने देख ली, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। तो दूसरे हिस्से में अब ये देखते हैं कि इस बजट में इन चुनौतियों से निपटने के लिए आखिर क्या एक्शन प्लान है। इन्वेस्टर्स को वापस लाने के लिए इस बजट में कुछ बड़े दाव खेले गए हैं। पहला तो ये कि अब विदेश में रहने वाले लोग भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए, मतलब सीधे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। और इतना ही नहीं, उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट भी डबल करके 10% कर दी गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा ऐलान है वो है डेटा सेंटर्स के लिए। सोचिए, भारत से दुनिया को क्लाउड सर्विसेज देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक, जी हाँ 2047 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। और इसके साथ ही शेयर बायबैक से जो कमाई होती है उसे अब कैपिटल गेन्स माना जाएगा। इससे कंपनियों और इन्वेस्टर्स दोनों को ही फायदा है। अच्छा, आम लोगों के लिए भी सीधी राहत की बात की गई है। जैसे अब मोटर एक्सीडेंट के मुआवजे पर जो ब्याज मिलता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये पीड़ितों के लिए वाकई एक बड़ी मदद है। फिर कैंसर के इलाज में काम आने वाली 17 जरूरी दवाओं को सस्ता करने के लिए उन पर से कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है। जो नॉन रेजिडेंट भारतीय हैं उनके लिए प्रॉपर्टी बेचने पर जो टीडीएस कटता है उस प्रोसेस को भी आसान बना दिया गया है। और हाँ, छोटे टैक्स पेयर्स को अपनी विदेशी संपत्ति डिक्लेयर करने का एक आसान वन टाइम मौका दिया जा रहा है। और एक और बड़ी राहत है टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की दरों में। यहाँ एक बड़ी कटौती की गई है। देखिए, जो ओवरसीज टूर पैकेज होते थे उन पर पहले 5% और 20% तक टीसीएस लगता था, इसे अब घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। और ऐसा ही विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए जो पैसे भेजे जाते हैं उस पर भी हुआ है। टीसीएस रेट को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इस बजट का एक और बहुत बड़ा फोकस है टैक्स के डर को खत्म करना। एक टर्म यूज हो रहा है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब टैक्स के प्रोसेस को आसान बनाया जा रहा है। जैसे कम टैक्स कटने का जो सर्टिफिकेट होता है वो अब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर टैक्स रिटर्न में कोई गलती हो गई तो उसे ठीक करने के लिए 31 मार्च तक का टाइम मिलेगा। और जो सबसे बड़ी राहत है वो ये कि डॉक्यूमेंट जमा न करने जैसे छोटे मोटे मामलों को अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और अगर कोई विवाद होता भी है तो ईमानदार टैक्स पेयर भारी पेनल्टी देने के बजाय एक एक्स्ट्रा अमाउंट देकर मामला सुलझा सकते हैं।
तो ये तो हो गए बजट के बड़े बड़े प्रस्ताव, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इनका असर क्या होगा। चलिए अब तीसरे हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि इन सुधारों का रिपल इफेक्ट क्या हो सकता है, मतलब इनका असर कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे दिखेगा। 200 अरब डॉलर, जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये इतनी बड़ी है कि इससे भारत के कई बड़े शहरों का पूरा कायाकल्प हो सकता है। और अनुमान ये है कि सिर्फ डेटा सेंटर्स को टैक्स में छूट देने से देश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। इससे न सिर्फ हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे मजबूत बनेगा, बल्कि इसका फायदा हम सब तक पहुंचेगा। यहाँ एक जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, कैपिटल गेन्स। ये क्या होता है? बहुत सिंपल है। जब कोई भी संपत्ति, मान लीजिए शेयर्स, बेचकर जो मुनाफा होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। अब इस बजट में क्या किया गया है कि शेयर बायबैक को भी इसी कैटेगरी में डाल दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले इस पर अलग तरह से टैक्स लगता था। अब ये कंपनियों के लिए अपने इन्वेस्टर्स को पैसा लौटाने का एक ज्यादा फायदेमंद और टैक्स एफिशिएंट तरीका बन गया है। तो इन सब सुधारों का असली मकसद क्या है? अगर हम पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो दवाओं पर ड्यूटी हटने से हेल्थ केयर पर होने वाला खर्च कम होगा, डेटा सेंटर्स में बड़े इन्वेस्टमेंट से छोटे स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को भी वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। टैक्स प्रोसेस के ऑटोमेशन से सरकारी दफ्तरों के चक्कर और आम आदमी की टेंशन दोनों कम होंगे, और विदेशी निवेशकों के लिए रास्ते खोलने से हमारा स्टॉक मार्केट और भी गहरा और मजबूत होगा। सुनने में तो ये प्लान बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या ये जमीन पर भी उतना ही सफल होगा? अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर, क्या ये प्लान काम करेगा? चलिए अब उम्मीदों के साथ साथ उन मुश्किलों पर भी नजर डालते हैं जो रास्ते में आ सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन स्लिपेज। इसका मतलब है अमल में होने वाली देरी या चूक। अक्सर होता यह है कि कागज पर तो बड़ी शानदार योजनाएं बनती हैं, लेकिन जमीन की हकीकत और उन योजनाओं के बीच एक बहुत बड़ी खाई रह जाती है। ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम का ऐलान कर देना एक बात है, पर उसे हकीकत में लागू कर पाना वो बिल्कुल अलग कहानी है। और इसके अलावा भी कई मुश्किलें हैं। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, वो अक्सर रिस्क लेने से बचती है। तो हो सकता है कि वो इस नए ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम को आसानी से न अपनाए। फिर डेटा सेंटर्स और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जैसी योजनाओं को बहुत ज़्यादा बिजली और पानी चाहिए होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हाँ, बाहरी खतरों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे दुनिया भर में ट्रेड को लेकर बढ़ता तनाव और टैरिफ वॉर। ये सब हमारे पूरे प्लान पर पानी फेर सकते हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? इसके लिए 3 स्ट्रेटेजिक कदम सुझाए गए हैं। पहला, एक नेशनल स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और कंप्लायंस इन सब की लागत को कम किया जा सके। दूसरा कदम, फ्रूगल एआई को डेवलप करना, मतलब ऐसे एआई मॉडल्स बनाना जो महंगे सुपर कंप्यूटर पर नहीं बल्कि हमारे लोकल हार्डवेयर पर भी अच्छे से काम करें। और तीसरा, एजुकेशन को अर्न एंड लर्न जैसी स्कीमों से जोड़ना, ताकि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिले। और आखिर में एक बड़ा सवाल जिसके साथ हम इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं, क्या एक विश्वास पर आधारित सिस्टम वाकई एक रिस्क लेने से डरने वाली ब्यूरोक्रेसी की सोच को बदल सकता है? शायद इन सारे सुधारों की असली कामयाबी इसी सवाल के जवाब में छिपी है।